वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एकेडमिक्स विद राघव में, जिसमें आज हम सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। हम सॉल्यूशंस चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने इससे लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और एजियोट्रॉफिक मिक्सचर्स। फिर हम बात करते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑस्मोसिस कि हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर बेस्ड कितने तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम दो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो कि है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ, डिफ्यूजन। मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ जो कि है डिफ्यूजन। तो ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, कि जब भी हमारे पास मान लो हमारे पास एक रूम है, उन दोनों रूम के बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, उन दोनों रूम के बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। मान लो एक रूम के अंदर वैक्यूम है, एक रूम के अंदर वैक्यूम है, और एक रूम में हमने जला दिए इंसेंस स्टिक। क्या जला दी है? इंसेंस स्टिक, जैसे हम कहते हैं अगरबत्ती या धूप बत्ती। तो जिसके अंदर हमने अगरबत्ती या धूप बत्ती को जलाया है, मान लो ये हमारी एक अगरबत्ती है, क्यूट सी। तो हमने जब इसको जलाया तो पूरे रूम के अंदर धुआं है, पूरे रूम के अंदर क्या है, पूरे रूम के अंदर स्मोक है, उसकी फ्रेग्रेंस है। लेकिन दूसरे में क्या है, लेकिन दूसरे जो हमारा रूम है, जो कंपार्टमेंट है, वो वैक्यूम है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो मान लो जीरो है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब भी हम इसके बीच में एक परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो कि अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ, जो कि अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स या फिर कंपोनेंट्स के मूवमेंट को, पार्टिकल्स या कंपोनेंट के मूवमेंट को। और वो मूवमेंट जो होता है हमारा, वो हमेशा होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसकी हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन? जो हमारा कंपोनेंट है। तो इसका मतलब, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट होता है, हमारे पास ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर एक के अंदर वैक्यूम है, दूसरे के अंदर स्मोक या फ्रेग्रेंस है। तो हमेशा ये पार्टिकल्स जिसके अंदर ज्यादा है वो मूवमेंट करेंगे उस तरफ जिस तरफ पार्टिकल्स कम हैं, जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंसंट्रेशन का कंसेप्ट, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। और मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे सिर्फ एक दो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे स्मोक के, यहाँ पे कंसंट्रेशन थी लो। तो हमारा क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हो गया, एक बाउंड्री के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि एक तरफ हाई कंसंट्रेशन है, एक तरफ लो कंसंट्रेशन है। तो हमारे जो हाई कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे ही उन्हें परमिएबिलिटी मिलेगी, जैसे ही उनके पास कैपेसिटी आएगी, कैपेबिलिटी आएगी कि वो मूवमेंट शो करें, तो वो मूवमेंट शो करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब यहां पे हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम सॉल्यूशन की टर्म्स में पढ़ते हैं, कि जब भी हम अपना सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस की स्टडी करते हैं, उनकी साइंस को समझते हैं, तो हमारा टॉपिक आता है ऑस्मोसिस। एक्चुअली अब ऑस्मोसिस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का होगा। ये हमें पता है कि हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स और प्रेजेंट होते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो जैसे डिफ्यूजन के अंदर उन पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था जो कि हाई कंसंट्रेशन में थे, ऐसे ही सॉल्यूशन के अंदर
उन पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा जो हाई कंसंट्रेशन में है, मूवमेंट होगा तो बस सॉल्वेंट का। समझे? जैसे मैंने दो बीकर लिए, जैसे हम लेते हैं दो बीकर, लेट सपोज पहला बीकर ये है हमारे पास और दूसरा बीकर ये रहा। तो पहले बीकर के अंदर मैंने लिया पहले बीकर के अंदर मैंने लिया 0.3 मोलर सोडियम क्लोराइड, और दूसरे बीकर के अंदर मैंने लिया 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। मैंने कहा एक बीकर के अंदर मैंने लिया सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन 0.3 मोलर और दूसरे के अंदर लिया मैंने 1 मोलर। चूंकि एक्वस लिया है तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो पानी है। हमारा सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, दोनों बीकर के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो पानी है। सॉल्यूट जो है वो दोनों बीकर के अंदर क्या है, वो सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों बीकर के अंदर, कि एक के अंदर 0.3 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि 1 लीटर पानी के अंदर 0.3 मोल प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड के। ये मैंने आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन बताया था कि जब इस तरीके से लिखा होता है तो उसका मतलब हुआ कि जीरो पॉइंट पहले सॉल्यूशन के अंदर 0.3 मोल्स प्रेजेंट हैं सोडियम क्लोराइड के। कितने सॉल्वेंट के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम मोलैरिटी में लेते हैं तो वो हुआ हमारा 1 लीटर पानी। कितना हुआ, 1 लीटर पानी। दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर हमने मोल्स लिए हैं एक, कितना लिया है, 1 मोल प्रेजेंट है हमारे सोडियम क्लोराइड के। कितने पानी के अंदर, तो वो फिर से हमारा पानी सेम रहेगा, 1 लीटर पानी। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन कौन से सॉल्यूशन की ज्यादा है? भाई जिसके अंदर मोल्स ज्यादा है, जिसके अंदर मोल्स ज्यादा है, एक के अंदर 0.3 मोल है और एक के अंदर 1 मोल है, तो हमें पता चला यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बीकर बी के अंदर ज्यादा है। ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। मान लो हम पानी को दिखाते हैं, मान लो ये हमारे पानी के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, ये है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स, दूसरे बीकर में भी पानी है और दोनों बीकर में पानी बराबर है। कितना है, तो वो 1 लीटर है। कितना है, वो 1 लीटर है। लेकिन बीकर ए के अंदर 0.3 मोल NaCl है, तो लेट सपोज जो 0.3 मोल NaCl है हम उन्हें डिनोट करते हैं डॉट से। सपोज करो कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो हमारे डॉट्स हैं, ये शो कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड को, और दूसरे बीकर के अंदर भी सोडियम क्लोराइड है, लेकिन दूसरे बीकर के अंदर जो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है पहले बीकर के मुकाबले। ये समझ पा रहे हो? तो होगा क्या, पहले हमने यहां पे रखी थी रिजिड मेम्ब्रेन। रिजिड मेम्ब्रेन थी, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन थी, वो अलाउ ही नहीं कर रही थी, ना तो इसके पार्टिकल्स इधर आ सकते थे ना तो इसके पार्टिकल्स उधर जा सकते थे। लेकिन हमने इसे रिप्लेस कर दिया एक ऐसी मेम्ब्रेन से जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। जो क्या करती है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। तो उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, SPM, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने देखी तो होता क्या था कि हमने इसके अंदर देखा था, हमने डिफ्यूजन के अंदर देखा था कि भैया जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जैसे कि वहां उन बीकर्स में है ऐसे ही इन बीकर्स में है, तो मूवमेंट होता है उस पार्टिकल का जो ज्यादा अमाउंट में है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हुआ कि हमने क्या किया,
ऑस्मोसिस में हम क्या देखेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हुआ, मूवमेंट होना था सॉल्यूट के पार्टिकल्स का कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ज्यादा है और सोडियम क्लोराइड को आना था बीकर ए के अंदर। लेकिन चूंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ करेगी, सिर्फ पानी को अलाउ करेगी एक बीकर से दूसरे बीकर या दूसरे बीकर से पहले बीकर में आने के लिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मूवमेंट। तो अब आप कहेंगे कि सर दोनों ही कंपार्टमेंट में जो पानी है वो तो बराबर है, पानी तो बराबर है, लेकिन एक कंपार्टमेंट जो है वो कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड। और दूसरा कंपार्टमेंट जो है वो डाइल्यूटेड है। मतलब मान लो 1 लीटर पानी को तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड संभालना पड़ रहा है और इधर 1 लीटर पानी को सिर्फ 0.3 मोल। तो पानी किधर ज्यादा हुआ, सॉल्यूट की रिलेशन में, तो पानी हमारा बीकर ए के अंदर ज्यादा हुआ। तो अब पानी का मूवमेंट होगा बीकर ए से बीकर टू की तरफ। क्या होगा, बीकर ए से बीकर टू की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि पानी है उसका मूवमेंट होगा। और वो मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, जब तक एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। तो भैया यहाँ पे याद रखना कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इस तरीके से अलग है कि दोनों के अंदर मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर हमेशा उन पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ये पढ़ते हैं हम ऑस्मोसिस के अंदर। आगे चलते हैं, होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास हैं दो बीकर, बीकर नंबर ए और बीकर नंबर टू। बीकर नंबर ए और बीकर नंबर टू। एक बीकर के अंदर सिर्फ वाटर फिल है। क्या फिल है, एक बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, वाटर। और दूसरे बीकर के अंदर हमने लिया है नमक का पानी, जो कि है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसमें NaCl भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिया है क्या, सॉल्वेंट, और एक तरफ हमने लिया है सॉल्यूशन। दोनों लिए हमने 1-1 लीटर, 1 लीटर पानी और 1 लीटर सॉल्यूशन लिया। अभी दोनों अलग अलग बीकर में थे, अब मैंने उन्हें एक ऐसे बीकर में रख दिया, उन्हें एक ऐसे बीकर में रख दिया जिसके अंदर कंपार्टमेंट थे। कंपार्टमेंट थे मतलब उनके बीच में एक लेयर थी, उनके बीच में एक डिफरेंस करने वाली एक वॉल थी, और वो वॉल जो थी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। मतलब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ करेगी। क्या अलाउ करेगी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो इधर लिया मैंने 1 लीटर पानी और इधर लिया मैंने 1 लीटर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो क्या यहां से हमें दिख रहा है कि किधर की ज्यादा सॉल्वेंट ज्यादा है, किधर की तरफ, तो सॉल्वेंट इस कंपार्टमेंट में ज्यादा है क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 लीटर प्योर पानी है, जबकि यहाँ पर 1 लीटर पानी के 1 लीटर सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर पानी भी है और सोडियम क्लोराइड भी है। तो हाई कंसंट्रेशन किधर हुई, हाई कंसंट्रेशन हुई हमारी इस तरफ, हाई कंसंट्रेशन हुई बी साइड की तरफ, और ए साइड की तरफ हुआ हमारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई हुई, इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हुई। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होने का कोई मतलब नहीं बैठता क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को अलाउ ही नहीं करेगी। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, वो ऐसे मूव करेगा।
वो ऐसे मूव करेंगे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल। और कब तक करेंगे? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, यही हमारा ऑस्मोसिस होता है। यही हमारा ऑस्मोसिस है। फिर आती है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो हमने पढ़ी उसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको चाहिएगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या चाहिएगी? आपको चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन परमिएबल तो है, लेकिन सेमी कहा। सेमी कहने का मतलब है कि केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ करेगी। और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, उसे इनहिबिट करती है। उसे इनहिबिट करती है क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और सॉल्यूट के बहुत बड़े होते हैं। अब आता है एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। तो जैसे हमारा पार्चमेंट पेपर है या पिग्स ब्लैडर होता है, ये सिंथेटिक और नेचुरल हर तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डेफिनेटली हमें चाहिएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक तरफ हमें सॉल्वेंट का, एक तरफ हमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चाहिए ज्यादा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चाहिए ज्यादा दूसरी तरफ के मुकाबले, दूसरी तरफ के मुकाबले। तभी तो हमारा सॉल्वेंट मूवमेंट शुरू होगा। तभी तो हमारा सॉल्वेंट अपने जहां पे वो ज्यादा प्रेजेंट है उस साइड से दूसरी साइड में जाना शुरू करेगा जहां वो कम प्रेजेंट है। फिर आता है हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ये डायग्राम देखो जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें क्या दे रखा है? इधर दे रखा है हमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है हमारा, इस साइड में सॉल्यूशन है। तो क्या यहाँ पे सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम नहीं होगी किसके मुकाबले? जहां पे प्योर सॉल्वेंट है। भाई प्योर सॉल्वेंट है तो डेफिनेटली सॉल्वेंट खुद ब खुद ज्यादा होगा। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? हमारा सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट कैसे होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होना चाहिए इस तरफ। मान लो ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, तो बीकर बी से ए की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होना चाहिए ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग। लेकिन हम क्या करेंगे कि इधर पिस्टन लगा देंगे और इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पिस्टन पे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमारे बीकर ए से बीकर ए में आने थे वो क्या होंगे? वो रुक जाएंगे, इनहिबिट हो जाएगा उनका मूवमेंट। क्या हो जाएगा? उनका मूवमेंट इनहिबिट हो जाएगा। तो उसी एक्सटर्नल प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं? उस एक्सटर्नल प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। इसमें लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, the flow of solvent from its site to solution site across a semi-permeable membrane can be stopped. To the flow of solvent from the solvent side to the solution side, भाई सॉल्वेंट का जो मूवमेंट था सॉल्यूशन की तरफ वही तो रोक दिया, और जिस प्रेशर ने रोका उसे कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। किससे डिनोट करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के। जितना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा होगी उतने ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कोशिश करेंगे उधर से इधर आने की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो उतना ही ज्यादा चाहिए। भाई जितनी ज्यादा आर्मी इधर आना चाह रही है उसे रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो उतना ज्यादा चाहिए। तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गिवन टेम्परेचर पर।
तो हम यहां से हटाते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो ये आता है हमारा आर सी टी, या हम कहते हैं पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। यही फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। कंसंट्रेशन लेते हैं मोल्स पर लीटर में, तो फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर इज गैस कांस्टेंट और टी फोर टेम्परेचर। तो ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई सीधी सीधी चीज है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी है। हमने क्या बात करी है? ऑस्मोटिक प्रेशर की। तुम लोग इसे इतने नोट करो, मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी लेक्चर में। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लिया तुम लोगों ने, जो एक्सटर्नल प्रेशर, जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर हमें चाहिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोकने के लिए, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी बेस पे हमारे तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक होते हैं हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, एक होते हैं हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, और एक होते हैं हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये समझते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, क्या इनमें कोई रॉकेट साइंस है? ठीक है, हमने लिए तीन बीकर। तीन बीकर के बीच में लगाई थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगाई? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी तीनों बीकर के बीच में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, इसका मतलब हुआ कि सॉल्वेंट का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो अलाउड होगा। हमने हर कंपार्टमेंट के साइड्स को नाम दे दिया। मान लो ये ए साइड हो गई, और ये बी सॉल्यूशन हो, या बी साइड मान लो। ये ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई। ये ए साइड, चलो इसको थोड़ा और मैं इजी कर देता हूँ, ए बी में कंफ्यूज हो गया। मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ये डी साइड है, ये ई साइड है, और ये एफ साइड है। ठीक है, तो हमने एक बार क्या लिया, हमने एक बार बीकर वन के अंदर, हमने बीकर वन के अंदर दोनों तरफ ए साइड और बी साइड दोनों तरफ ऐसा सॉल्यूशन लिया, दोनों तरफ ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम थी। जो सी ए है वो सी बी के इक्वल हो गई। दोनों की कंसंट्रेशन कैसी थी? सेम थी। तो किधर से? जब कंसंट्रेशन सेम हो गई तो क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा? नहीं होगा। इसी तरह के दोनों सॉल्यूशंस को हम कहेंगे, या ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है। अब कंसंट्रेशन सेम है तो क्या मैं अगर इनमें एक सॉल्वेंट का कंपार्टमेंट ऐड करूं, तो सॉल्वेंट के कंपार्टमेंट में से जब वाटर इन सॉल्यूशन में जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के लिए सेम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के लिए सेम होगा, और इन्हें कहते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ए और बी जो है वो है हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा मैंने लिया, मैंने कंसंट्रेशन एक कंपार्टमेंट के अंदर सी ली, मैंने एक कंपार्टमेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो सी ली, और दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर लेट सपोज मैंने कंसंट्रेशन ले ली कितनी, मैंने उसके अंदर ले लिया प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो भाई एक के अंदर सॉल्यूशन है, एक के अंदर प्योर सॉल्वेंट है, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा इस कंपार्टमेंट का। तो इस कंपार्टमेंट में क्या होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसके रिस्पेक्ट में, डी साइड के रिस्पेक्ट में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो सी है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अब क्या होगा कि जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो डी साइड से सी साइड की तरफ होगा।
हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मान लो हमने दो तरीके के सॉल्यूशन ले लिए, एक तरफ हमने उसकी कंसंट्रेशन ले ली E, एक तरफ हमने उसकी कंसंट्रेशन ले ली F। मान लो इसमें से किसी की भी कंसंट्रेशन, मान लो एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट होगा। तो हमारा जो हमारा सी एफ है, जो हमारा सी एफ है, वो सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सी एफ सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। कैसा है? सी एफ सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन ई के रिस्पेक्ट में, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब हम इस तरीके के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जी एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो कभी आपने देखा है कि जब आपके घर में, हमारे घर में अचार बनता है आम का, तो पहले उसे सुखाया जाता है नमक लगाने के बाद। तो क्या होता है कि जो जो हमारी आंबी, कटी हुई आंबी होती है, वो सूख जाती हैं, ऐसे निचुड़ी सी हो जाती हैं। तो उनका पानी बाहर आ जाता है क्योंकि हमने उनकी सरफेस पे लगा दिया सॉल्ट। हमने उनकी सरफेस पे लगा दिया सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर उन्हें डुबो के उसने सुखा दिया। तो बाहर क्या हुआ? उसकी सरफेस पे कंसंट्रेशन हुई कम, पानी अंदर ज्यादा था, वो उसकी सरफेस पे आएगा और हमारे जो सॉल्ट है, जो पिकल है हमारा, वो श्रबल हो जाएगा। ऐसे ही विल्टेड फ्लावर्स, अगर आपके मुरझाए हुए फूल हैं, तो कई बार जैसे हमारा हिबिस्कस प्लांट होता है, गुड़हल का फूल, आप उसे पानी के अंदर रख दो, अगर वो मुरझाया, और कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारी फल सब्जियां होती हैं उन्हें पानी के अंदर रखा जाता है, जिससे वो एकदम से हरी भरी हो जाती हैं, क्योंकि पानी उनके अंदर मूव कर जाता है। पानी उनके अंदर मूव कर जाता है। तो ये भी हमारा ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अब सेम कैरेट के लिए, कि मान लो अगर आपकी कैरेट लिम्प हो जाती है, सुखड़ी सी हो जाती है, वह पानी लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो आप उसे क्या करेंगे? आप उसे पानी में रख दो, फिर से पानी में रख दिया, तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है। बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया? हाइपोटोनिक हो गया। तो अब अंदर वाला जो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी जो है वो कैरेट के अंदर चला जाएगा और कैरेट को फिर से कैसी कर देगा? फ्रेश फ्रेश कर देगा। अब हमारा आता है, आपने नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन सुना है? नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन, जब हम ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो हम उसकी डायरेक्ट निडल या ड्रिप लगाते हैं उसकी आर्टरी या वेन के अंदर, किसके अकॉर्डिंग? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो वो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली वो 0.9% होता है। क्या होता है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है। तो इतना ही जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, इतना ही होता है हमारा किसका? इतना ही होता है हमारे ब्लड का। तो ब्लड की सेल मरती नहीं है, ब्लड की सेल मरेगी नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा, ना पानी सेल के बाहर आएगा ना पानी सेल के अंदर आएगा। और हम आसानी से जो दवाई है, जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं, जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, वो पेशेंट के टारगेटेड पार्ट तक पहुंच जाएगा। अब आपने देखा होगा कि वो लोग जो ज्यादा नमक का कंजप्शन करते हैं, उन्हें फील होता है कि वो हेल्दी हो गए हैं, वो अपने आप में फैट फील करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है। जब हम ज्यादा नमक खाएंगे तो हमारी बॉडी का कंसंट्रेशन हाई हो गया, सेल्स का कंसंट्रेशन हाई हो गया, सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं वहां पे कंसंट्रेशन हाई हो गया। और उससे क्या होगा? जब हम पानी पिएंगे तो ज्यादा पानी सेल होल्ड करेगी, ज्यादा पानी अंदर जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ज्यादा नमक का कंजप्शन किया, ऑस्मोसिस हुआ, और पानी ने क्या किया? वाटर रिटेंशन हो गई हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनको हाई बीपी की दिक्कत होती है। उसका रीजन यही है कि उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा पानी रिटेन हो गया, ज्यादा पानी रिटेन हो गया तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। अब आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या आता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने इस तरफ लिया है फ्रेश वाटर, और इस तरफ लिया है सॉल्ट वाटर। तो कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है। कंसंट्रेशन, भाई सॉल्ट वाटर है, सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। पानी का मूवमेंट होना चाहिए इस तरफ, पानी का मूवमेंट होना चाहिए फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ। लेकिन हम क्या करते हैं? पानी का मूवमेंट होना चाहिए फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ, और वो प्रेशर जो इस मूवमेंट को रोक देगा, इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोक देगा, उसे हम कह रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह रहे थे? उसे हम कह रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हमें यहां भी तसल्ली नहीं हुई। हमने क्या किया कि हमने उसके अंदर प्रेशर लगाया जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा था। तो जो पानी अब पहले ऐसे जा रहा था,
उस पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस पानी के मॉलिक्यूल अपना रास्ता चेंज कर लेंगे और वो वापस आना शुरू कर देंगे, वो वापस आना शुरू कर देंगे। और नेट मूवमेंट जो होगा सॉल्वेंट का, नेट मूवमेंट जो होगा वाटर का, वो इधर की तरफ हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस का यूज किया जाता है जो समुद्र का पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, उसको प्यूरिफाई करने में। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन से देखो, जब भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स नहीं लेते, वो बायोलॉजी ले लेते हैं न्यूमेरिकल से बचने के लिए। तो मैथ्स के न्यूमेरिकल में समझता हूँ कि भाई वो बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो सीधे हमारे कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपने चीजें पढ़ी हैं, अगर आपने, आपकी थ्योरी क्लियर है, आपको फॉर्मूले याद हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो हमने भी इस लेक्चर में क्या फॉर्मूला पढ़ा, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, जिसमें कि पाई यहाँ पे क्या है, पाई यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई यहाँ पर क्या है, पाई यहाँ पर है ऑस्मोटिक प्रेशर। सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टी यहाँ पे क्या है, एट गिवन टेम्परेचर, सॉल्यूशन जिस गिवन टेम्परेचर पे है वो हमारा टी है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में हमें दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें यहाँ पे दे रखा क्या क्या, हमें यहाँ पे दे रखा है प्रोटीन का वेट, कि प्रोटीन कितना है उसके अंदर, तो प्रोटीन है हमारा 1.26 ग्राम। ठीक है, फिर उसने हमें बता रखा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, हमें यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम, क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा कुछ 0.200 लीटर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁻³ लीटर होते हैं। ठीक है, तो देखो जी, अब मैं इस फॉर्मूले को और थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, तो C इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT। और हमारा N क्या होता है, N होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीपल ऑफ R एंड टेम्परेचर। व्हाट इज R हियर, यहाँ पे R क्या होता है। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है कि आप ना जब ये R पढ़ते हैं तो R की वैल्यू ना बहुत अलग अलग तरीके से होती है। क्या होती है, R की जो वैल्यू होती है वो बहुत अलग अलग तरीके से होती है। R गैस कांस्टेंट होता है और इसकी ना वैल्यू आपको एटमॉस्फेयर में भी मिलेगी, जूल मोल में भी मिलेगी। तो हम जो इसकी मोस्ट जो यूज्ड वैल्यू है जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं, वो हम इसकी लीटर एटमॉस्फेरिक मोल पर केल्विन में करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ना, ये एक कांस्टेंट है, तो आप इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना कि आर की वैल्यू जो होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ी दिक्कत होती है माइक में। तो देखो आर की जो वैल्यू होती है, आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आर है, हमारे पास आर है, क्या हमारे पास टेम्परेचर है, तो हमारे पास टेम्परेचर भी है, हमारे पास टेम्परेचर है। क्या हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, हमारे पास वॉल्यूम भी है। क्या हमारे पास सॉल्यूट का वेट है, हमारे पास सॉल्यूट का वेट भी है। तो हमें कैलु और क्या है हमारे पास, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, कितना दे रखा है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, कितना दे रखा है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। जस्ट अ सेकंड बच्चों, इतने आप इसे नोट करो। ठीक है, तो भैया देख लो, आपकी सारी चीजें दे रखी हैं अभी। ठीक है, आवाज देखो, तो आपकी सारी चीजें दे रखी हैं, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, आपको ये सारे, आपको पूछा क्या है, आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा, फॉर्मूला निकालो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट
इंटू आर इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासेस। क्या टॉपिक है? एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो अभी जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम उनमें देखेंगे कि हम ना बहुत अलग अलग तरीके से किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं, लेकिन कई बार वो मोलर मास जो है वो डिफरेंट आता है। वो डिफरेंट आता है कि जो आइडियली आना चाहिए था वो नहीं आता है, वो कभी ज्यादा आएगा कभी वो कम आएगा। तो उसके लिए हम एक फैक्टर यहाँ पे पढ़ते हैं, वो होता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। अब हमारी जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल क्यों आता है? क्योंकि हमने क्या किया, हमने हमने पानी के अंदर लेट सपोज शुगर डाली, तो भैया चीनी का तो एक मॉलिक्यूल बाहर था, लेट सपोज C12H22O11। तो चीनी का तो एक मॉलिक्यूल बाहर था और एक मॉलिक्यूल ही अंदर रहेगा, एक मॉलिक्यूल ही हमारा अंदर रहेगा। तो इसने ना तो किया एसोसिएशन, ना तो ये किसी और मॉलिक्यूल से जाके जुड़ेगा, और ना ही ये शो करेगा डिसोसिएशन की, ना ही ये दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर के या दूसरे मॉलिक्यूल में जाकर के टूटेगा। लेकिन हमारा जैसे है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाला तो हमारे बन गए भैया Na+ और Cl-। तो ये भाई साहब बाहर तो एक मॉलिक्यूल थे, अंदर जाके दो बना लिए, अंदर जाके दो बना लिए। तो इस तरह की केसेस में जो आयनिक सॉल्यूट होते हैं, उस तरह की केसेस में हमारे जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल आते हैं, और उसमें हम कैलकुलेट करते हैं आई, जो कि होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो क्या दे रखा है एनसीईआरटी में कि वांट ऑफ फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इट मेजर्स द डेविएशन इन मोलर मास। कि हमारा मोलर मास में जो डेविएशन आएगा, कब? जब हम मोलर मास निकालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, लेकिन वो सॉल्यूट कैसा होगा? आयनिक होगा, या तो वो एसोसिएशन शो करेगा या तो वो डिसोसिएशन शो करेगा। तो हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और हमारा जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो निकल करके आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी आइडियल सॉल्यूशन की होनी चाहिए, जो हमारी प्रूव्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें कोई डेविएशन नहीं है। या आई हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। आपने कोई पार्टिकल डाला, आपने NaCl के 2 मोल डाले, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद एक मोल दो में कन्वर्ट हो गया, तो दो आ जाएगा ऊपर, और कितने थे एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले? तो एक। तो ऐसे हमारा सोडियम क्लोराइड क्लोराइड का आई क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का आई हो जाएगा हमारा, जब हम इसे पानी के अंदर डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा Na+ और बन जाएगा Cl-। तो वो मोल्स जो कि हमारे पानी में डालने के बाद हैं वो हैं हमारे 2 मोल्स, और पानी में डालने से पहले हैं 1 मोल, तो इसका आई आ जाएगा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके और एग्जांपल्स बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसके और एग्जांपल बता देता हूँ आई कैलकुलेट करने के। ठीक है, जैसे कि आपका हाथ सेट हो जाएगा इस चीज पे। मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, या मैंने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, या मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, या लेट सपोज मैंने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड ले लो। ठीक है, तो भैया जब हम पानी के अंदर डालेंगे, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट को, तो ये बनाएगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल प्लस SO4 2- के एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल Mg+ का बनेगा, एक मॉलिक्यूल SO4 2- का बनेगा। तो हमारा आई होता है कि पानी में डालने के बाद कितने नंबर में हमारा पार्टिकल है, तो यहाँ पे है 2 नंबर में, और पानी से पहले कितने में था, तो वो था 1 नंबर में। तो हमारा आई हुआ यहाँ पे 2। ऐसे ही मैंने लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको मैंने डाला एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जब मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो हमारा बना Al+3, और मेरा बना 3Cl-, 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स। तो एक ये हो गया, 3 ये हो गए, 1+3, तो आई की वैल्यू आ जाएगी कि हमारा डिसोसिएशन के बाद कितना बना, डिसोसिएशन के बाद ये बना हमारे 4, पहले कितना था 1, तो इसकी वैल्यू आएगी इसके लिए 4। पहले कितना था
पहले थे हमारे ये एक। ऐसे मैंने सोडियम सल्फेट लिया तो भैया पानी में डालने के बाद आपने इसे पानी के अंदर डाल दिया, दो तो बन गए सोडियम के आयन और एक बन गया SO4 2 माइनस का आयन। तो हमारा जो आई हुआ यहाँ पे हुआ वो 3/1। कैल्शियम क्लोराइड को आपने पानी के अंदर डाला, एक मॉलिक्यूल बन गया कैल्शियम का, एक मॉलिक्यूल बन दो मॉलिक्यूल बन गए क्लोराइड आयन के, ओवरऑल बन गए 1+3। आई का फॉर्मूला आया तो डिसोसिएशन के बाद जो हुए वो हुए 3/1। तो ये हमारा जो है आई निकालने का फॉर्मूला है। अब आता है जी एबनॉर्मल मोलर मास में एक टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको ये बताए थे कि ये जैसे जैसे मैं पानी के अंदर डाल रहा था, जैसे जैसे मैं इन सॉल्ट्स को पानी के अंदर डाल रहा था, वो जितने मॉलिक्यूल बनने थे वो प्रॉपर बन रहे थे, 100% डिसोसिएट हो रहे थे, 100% घुल रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि वो 100% नहीं घुलते हैं, कई बार वो 80% घुला है, 90%। तो कितने परसेंट तक घुला उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, जो कि डिफाइंड होती है एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन का एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि हमारा मान लो हमने दो मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर डाला था, दो मॉलिक्यूल थे हमारे वो इनिशियली, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें डाला सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ही मैंने उन्हें डाला सॉल्यूशन के अंदर, तो उसने हमारा एक कंपाउंड बना लिया। जैसे इसके बीच में बॉन्ड बन गया ए बॉन्ड ए। तो पहले वो दो थे, अब वो एक हो गए, वो एसोसिएट हो गए, तो इसी को कहते हैं हम एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में सारे एग्जांपल्स बताए, वो सारे एग्जांपल्स डिसोसिएशन के थे। मॉलिक्यूल टूट रहा था और यहाँ मॉलिक्यूल बन रहा है। हम बात करते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन की, तो वहां पे तो हमने जब हमें पता है कि 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, जब हमें पता है कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो जितने मॉलिक्यूल्स पानी में जाने के बाद, जितने कंपोनेंट्स पानी में जाने के बाद बन रहे थे, वही आई की वैल्यू होगी। लेकिन जब आपको पता होता है कि पूरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसके लिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन के फॉर्मूले अलग अलग आते हैं। जैसे जैसे डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला आता है I = 1 + n - 1 * अल्फा, और एसोसिएशन के फॉर्मूला लिए आता है I = 1 + n - 1 * अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा क्या होता है? तो अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमारा n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कह लो, या आफ्टर और बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है। और आई हमारा वांट ऑफ फैक्टर है। अब आपको ये याद रखना कि आपको ना ज्यादातर क्या होता है कि आपको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आपको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो एक्सटेंट होता है। दैट इज एक्चुअली द एक्सटेंट ऑफ अ सॉल्ट टू डिजोल्व और क्या होता है? एसोसिएट। एसोसिएट करने की जो डिग्री होती है, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम परसेंट में गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? गिवन इन परसेंट। गिवन इन परसेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको परसेंट में गिवन होगा। तो उस वक्त आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए इस फॉर्मूला में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रखने के लिए जो अल्फा निकालेंगे वो निकालेंगे परसेंट जो भी आपको दे रखा है। मान लो XYZ आपको जो भी परसेंट दे रखा है, उसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, लेट सपोज मेरे को दे रखा है बेरियम नाइट्रेट। क्या दे रखा है? बेरियम BaNO3 का होल ट्वाइस। तो और मेरे को इसमें बता रखा है कि इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है वो 80% हो रहा है। तो आपको पता है कि जब बेरियम नाइट्रेट हमारा जाएगा पानी के अंदर, तो ये बनाएगा बेरियम के आयन।
प्लस 2 मॉलिक्यूल या 2 आयन बनाएगा NO3 माइनस के। तो आई आना चाहिए था 1 + 2 दैट इज 3। लेकिन भैया यहाँ पे हमें बता रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 80% है। 100% होती तो ये फॉर्मूला लगाते, अब चूंकि 80% है तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला आएगा, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू एल्फा। 1 + n नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं घुलने के बाद, तो 3 बन रहे हैं, 3 - 1। अल्फा यहाँ पे 80% की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी परसेंट, जो कि हो गया 80/100, जो कि आएगा 0.8। 0.8 की वैल्यू रख देंगे यहाँ, और ये आएगा हमारा 1 + 2 मल्टीपल ऑफ 0.8। 1 + 8 दूनी 16, 1.6, 2.6। तो इसका मतलब कि हमारा जो आई वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो 3 की जगह कितनी आएगी, 2.6। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।